गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके कवि हैं श्री सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी, जो कि अल्मोड़ा में है, में हुआ था। और आपने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र थी जब आपकी, तभी आप अपने स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए थे। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन आपने करना शुरू कर दिया था और आप छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद छलकता है, क्योंकि ये अल्मोड़ा कौसानी से संबंधित थे। इसलिए इनका प्रकृति से विशेष लगाव था और प्रकृति से संबंधित इन्होंने कविताएं लिखी हैं। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए और जो इन्होंने बाद में कविताएं लिखी हैं उसमें अरविंद दर्शन का स्पष्ट प्रभाव नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे, लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना आपने की। 1961 में भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी आप थे। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आपका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ और आपकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। तो ये था कवि का परिचय और हम अब थोड़ा सा पाठ के बारे में जानेंगे। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को ना मचलता, जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। हिमालय तक जाने की जिनका जो नहीं पहुंच पाते हैं, उतनी दूर तक नहीं जा पाते हैं, वो अपने आसपास के पर्वतीय प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही अपने हाथ से जाने देते हैं। अर्थात जो जिस प्रदेश का है, वहां का जो भी पहाड़ी इलाका है, लोग वहां घूमने अवश्य जाते हैं। ऐसे में यदि कोई कवि या उसकी किसी कवि की कविता कक्षा में बैठे वो अनुभूति दे जाए कि जैसे लगता हो कि अभी अभी आप पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटे हैं, घूम करके लौटे हैं। प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों से देखने की अनुभूति देती है। लगता है कि हम सारा सौंदर्य अपनी आंखों से देख रहे हैं। यही नहीं, सुमित्रानंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हैं, कहीं गायब हो गई हैं और हम किसी ऐसे मनोरम स्थल पर पहुंच गए हैं जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, चोटियां हैं, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। महाप्राण निराला जी ने भी कहा था कि पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है, उनकी विशेषता क्या है, वो है इनकी शैली लिखने का तरीका। वो अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर और मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देने में सक्षम है। तो ये कविता में पाठ पढ़ने से पहले यह जानकारी है कि जब हम ये कविता पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि जैसे हमारे आसपास सब कुछ विलीन हो गया कहीं और हम पर्वतीय अंचल में पहुंच गए। तो आइए पढ़ते हैं कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। जैसा कि कविता के शीर्षक से ही स्पष्ट है, पर्वतीय इलाके में, पहाड़ी क्षेत्र में पावस अर्थात वर्षा ऋतु। कवि सुमित्रानंदन पंत। तो पर्वतीय क्षेत्र में, पहाड़ी इलाके में
वर्षा ऋतु ने प्रवेश किया था, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई थी, जिसके कारण वहां का प्रकृतिवेश, प्रकृति का रूप, जिसके कारण वहां पर पल पल में प्रकृति का रूप परिवर्तित हो रहा था। अर्थात कभी घने बादल छा जा रहे थे। आप कल्पना करके देखिए कि पर्वतीय इलाके में आप वहां पर एकदम से बारिश का मौसम आ गया है, वर्षा ऋतु शुरू हो गई है, तो कैसे वहां पर परिवर्तन हो रहा है प्रकृति में कि कभी खूब बादल छा जा रहे हैं, कभी घनघोर वर्षा हो रही है, तो कभी धूप खिल जा रही है। पल पल प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं। भावार्थ देख लेते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का आगमन हो गया था और वर्षा ऋतु की शुरुआत होने से जो प्रकृति का रूप है वहां का, पर्वतीय इलाके का, पल पल में बदल रहा है। कभी घने बादल छा जा रहे हैं, कभी धूप छा जा रही है, धूप आ जा रही है, और कभी बिल्कुल तेज बारिश होने लग रही है। बहुत सीधी और सरल है। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको कल्पना करना और भाव में आपको डूब जाना है कि आप ऐसे इलाके में बैठे हुए हैं जहां पर इस तरह का वातावरण है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी ने पर्वतीय इलाके में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया है। चित्रात्मक शैली है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु होने से वहां प्रकृति में पल पल बदलाव हो रहे हैं। कभी बादल छा जाते हैं, कभी मूसलाधार बारिश होती है, तो कभी धूप निकल आती है। बिल्कुल सरल पंक्तियां हैं, सरल अर्थ है। अब इसमें विशेष क्या है? हमने यहाँ पर है पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्यों है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार? कहाँ पर होता है? जब हम घबराहट, आश्चर्य, रोचकता या घृणा प्रकट करने के लिए, घृणा करने के लिए शब्द दोहराते हैं, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कवि ने क्या किया है? पंक्तियों में रोचकता लाने के लिए, अपनी कविता में रोचकता लाने के लिए इस तरह के शब्दों का अपनी कविता में कई जगह पर शब्दों को दोहराया है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। शब्दों के अर्थ कल्पना करेंगे आप कि पर्वतीय इलाके में गए होंगे, पर्वतीय प्रदेश में आप गए होंगे, तो आपने देखा होगा पहाड़ की सड़कें जो होती हैं गोल गोल घूमकर होती हैं। तो शब्दों के अर्थ मेखलाकार, मेखला प्लस आकार, मेखलाकार कर्दनी के आकार की पहाड़ की ढाल। कर्दनी वो होती है जो महिलाएं अपनी कमर पर पहनती हैं, अर्थात कमर पर पहना जाने वाला आभूषण, जो उसकी आकृति गोल हो जाती है। जब हम पहनते हैं, लपेटते हैं अपने कमर पर, तो उसकी आकृति गोल हो जाती है। अपार अर्थात दूर तक, सहस्त्र माने हजारों, द्रग माने आंखें, सुमन माने पुष्प, अवलोक माने देखना, महाकार अपने विशाल आकार। तो कवि का कहना है कि जो कर्दनी के आकार का पर्वत है, दूर तक फैला हुआ कर्दनी के आकार का पर्वत है, उसमें हजारों पुष्प खिले हुए हैं। और कवि की कल्पना क्या है कि जैसे हजारों पुष्प उसकी आंखें हैं, तो जो पर्वत कर्दनी के आकार का जो दूर तक फैला हुआ पर्वत है, वो अपने हजारों पुष्प रूपी आंखें फाड़ फाड़ कर क्या कर रहा है? वो पर्वत अवलोक रहा है, बार बार देख रहा है, बार बार देख रहा है। क्या देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार, अपना प्रतिबिंब, अपना अक्ष कहाँ देख रहा है? अपने विशाल आकार को नीचे जल में देख रहा है। तो जो कर्दनी के आकार का दूर तक फैला हुआ पर्वत है, वो अपने पुष्प रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर, हजारों पुष्प रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर देख रहा है, बार बार देख रहा है, नीचे जल में निज महाकार, नीचे जल में अपना बड़ा विशालकाय रूप देख रहा है। तो कैसे? नीचे जल कहाँ से आया? आप कल्पना कीजिए, ऊपर से पानी, आप पर्वतीय इलाके में हैं, बड़ी बड़ी चोटियां हैं वहां पर, ऊपर से वर्षा हो रही है, और वर्षा होने के बाद जब जल नीचे गिरता है तो एक तालाब का रूप ले लेता है, ताल का रूप ले लेता है। स्वाभाविक है कि पर्वतीय इलाकों में जो पानी है बिल्कुल स्वच्छ है, उसमें किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई गंदगी नहीं है उसमें, तो वो इतना स्वच्छ है
और कि जो पर्वत है वो अपना आकार, अपना प्रतिबिंब बड़े विशाल आकार को किसमें देख रहा है? अपने जल में नीचे अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। इन दो पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है कि ताल की रचना कहाँ हो गई है? पर्वत के चरणों में। पर्वत का जहाँ से शुरुआत हुई है पहाड़ों की, वहां पर ताल की रचना हो गई है ऊपर से जल गिरने के कारण। दर्पण सा फैला है विशाल, वो जो नीचे ताल फैला हुआ है वो किसके समान है? उसकी किससे कल्पना की है? उसकी किससे तुलना की है कवि ने? दर्पण से, आईने से। तो कवि का कहना है कि करधनी के आकार वाला दूर तक फैले हुए पर्वत अपने हजारों पुष्प रूपी आंखों को फाड़ फाड़ करके नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं, उस तालाब में देख रहे हैं जो कि उसके चरणों में पला है, उसके चरणों में पला बढ़ा है और जो दर्पण के समान है। तो दर्पण के समान फैले हुए विशाल ताल में, बड़े से ताल में पर्वत अपने महाकार को, बड़े आकार को अपने हजार पुष्प रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर नीचे जल में देख रहा है। भावार्थ देख लेते हैं। इस काव्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करधनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। कवि का कहना है कि करधनी के आकार वाले पहाड़ अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखें फाड़कर नीचे जल में विशाल आकार को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है, वह तालाब पहाड़ के लिए अपने विशाल आईने का काम कर रहा है। आशा ये पंक्तियां आपको समझ में आ गई होंगी। जब हम किसी निर्जीव वस्तु का सजीव की तरह वर्णन करते हैं, विशेष बात ध्यान में रखने के लिए, जब हम पर्वत के बारे में कह रहे हैं कि वो अपने विशाल आकार को झांक करके देख रहा है तालाब में, तो वहां पर जब हम निर्जीव का सजीव की भांति चित्रण करते हैं, चित्रांकन करते हैं, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झड़ते हैं झाग भरे निर्झर। अब कवि ने क्या कहा है कि कवि जो बताता जा रहा है वैसी कल्पना आपको करनी पड़ेगी। बहुत आसान हो जाएगी कविता कि ऊपर से जब पानी गिर रहा है, चोटियों से टकराता हुआ, पर्वतीय श्रृंखलाओं से, पर्वत की श्रृंखलाओं से टकराता हुआ जब पानी बरस रहा है, नीचे गिर रहा है, तो ऐसा लग रहा है गिरी का गौरव, गिरी माने पर्वत, गौरव माने यश। ऐसे लग रहा है कि जैसे मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे नीचे। जब ऊपर से वर्षा ऋतु का पानी नीचे गिरता है, पर्वतों से नीचे गिरता है, तो ऐसा लगता है जैसे मोती की लड़ियों से झरने नीचे गिर रहे हैं। श्रृंखला पूरी चोटियों से अलग अलग झरने गिर रहे हैं और ऐसे लगता है जैसे कि मोती की लड़ियां नीचे गिर रही हैं, झरनों के रूप में नीचे गिर रही हैं। और क्या होता है, मोती की लड़ियों के समान लग रहे हैं। उनके गिरने से जो झरझर की ध्वनि निकल रही है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वे अपनी करतल ध्वनि से हाथों से ताली बजाकर, करतल ध्वनि हाथों से ताली बजाना, अब झरने हाथ से ताली तो नहीं बजाएंगे, उनसे जो स्वर निकल रहा है, ऐसा लगता है कि वो पर्वतों के यश का गान कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, मस्ती में, मद माने मस्ती, मस्ती में ऐसा माहौल के कारण, ऐसे प्रकृति के कारण नस नस उत्तेजित हो जाती है, अर्थात उत्साह से भर जाता है, मन उत्साह से भर जाता है। तो जब ऊपर से पानी नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सुंदर लड़ियों के रूप में झरने नीचे गिर रहे हैं और उसमें से जो झरझर की ध्वनि आ रही है, ऐसा लगता है कि जैसे पर्वतों के यश का गान कर रहे हैं झरने, और इसके कारण मस्ती का आलम हो गया है। मस्ती
में पूरा उत्साह का संचार हो गया है। भावार्थ देख लेते हैं। कवि वर्षा ऋतु का चित्रण करते हुए कहते हैं कि जब पर्वतों से बहता हुआ पानी नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है कि मोती की लड़ियों से झरने नीचे गिर रहे हैं। अभी हम आपको बता चुके हैं सेम चीज। उनके गिरने से जो झरझर की ध्वनि आ रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे वे अपनी करतल ध्वनि से पर्वतों की यश का गान कर रहे हैं। उनकी करतल ध्वनि क्या कर रही है? नस नस में उत्साह एवं प्रसन्नता भर दे रही है। ऊपर से गिरने के कारण झरने झाग का एहसास कराते हैं। शायद आप अगर पर्वतीय इलाके में ना भी गए हों तो आप अपने शहर जबलपुर में धुआंधार अवश्य गए होंगे। वहां पर आपने देखा होगा कि जब पानी ऊपर से नीचे आता है तो कितना झाग ही झाग रहता है। हमको एहसास होता है कि पूरा झाग ही झाग है। तो आप वही कल्पना करके देखें, जब ऊपर से पानी गिर रहा है तो क्या हो रहा है? झरने में झाग का एहसास करा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही।